नमस्कार दोस्तों, टारगेट विथ एसडीएम में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग संसदीय प्रक्रिया का पार्ट 4 देखने जा रहे हैं, जिसमें से संसदीय समिति के संबंध में आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। संसदीय समिति है क्या? तो सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा, प्रश्न मन में आएगा आपके मन में कि संसदीय समिति मतलब क्या? संसदीय प्रक्रिया जो है वो भारत में जो लिया गया है वह किस देश के संविधान से लिया गया है? तो संसदीय प्रक्रिया या संसदीय समितियां का जो चर्चा किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, यह प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ब्रिटेन मतलब क्या? इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। तो भारत एक संसदीय देश है, तो हमें समझेंगे संसदीय समितियां। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि संसदीय समितियां क्या है। दूसरी बात, संसदीय समितियां या संसदीय समिति की जरूरत हमें क्यों हुई। और तीसरी बात कि संसदीय समिति का इतिहास क्या है, इतिहास उसका हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि संसदीय समिति है क्या। तो भारतीय संविधान में, मूल संविधान में संसदीय समिति शब्द का चर्चा नहीं किया गया है। यदि आपसे कभी कोई पूछे कि संसदीय समिति शब्द का चर्चा क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है, तो नहीं किया गया। बस एक जगह किया गया जो हम आगे समझने का प्रयास करेंगे। तो संसदीय समिति है क्या? तो इसे देखने के लिए हमें यह समझना है कि जो संसदीय नियम व प्रक्रियाओं द्वारा, संसदीय नियम व प्रक्रियाओं द्वारा वह लोकसभा या राज्यसभा के, लोकसभा के स्पीकर व राज्यसभा के सभापति के निर्देशों के अनुकूल या निर्देशानुसार जिस समिति का गठन किया जाता है उसे हम लोग संसदीय समिति कहते हैं। तो हमने क्या देखा, संसदीय समिति क्या है? तो संसदीय नियम व प्रक्रिया के द्वारा या लोकसभा स्पीकर या राज्यसभा के सभापति के निर्देशानुकूल जिस समिति का गठन किया जाता है उसे हम लोग संसदीय समिति कहते हैं। अब दूसरी बात, संसदीय समिति की जरूरत क्यों? तो संसदीय व्यवस्था में भारत जो है वह एक संसदीय व्यवस्था को फॉलो करता है। तो संसदीय व्यवस्था में विधायिका का कार्य है कार्यपालिका पर कंट्रोल बनाए रखना। मतलब क्या? संसद का काम है मंत्रियों पर कंट्रोल बना कर रखे, मतलब क्या? नियंत्रण बना कर रखे। तो इस कारण से संसदीय व्यवस्था में संसदीय समिति की जरूरत इसलिए हुई कि कार्यपालिका जो खर्चा कर रही है, मंत्री जो पैसा खर्च कर रहे हैं लोगों का, आम जनता का, वह खर्चा क्या सही जगह पर किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, या वह मिसयूज कर रहे हैं उस पैसा का। तो इन सारी बातों की जानकारी रखने के लिए एक तरह से हम कह सकते हैं कि व्यवस्थापिका के द्वारा कार्यपालिका के ऊपर या संसद के द्वारा मंत्रियों के ऊपर नियंत्रण बनाए रखने के लिए संसदीय समिति बनाई गई है। तो इसका भी आंसर हो गया। अब रहा कि इसका इतिहास क्या है। तो संसदीय समिति के इतिहास के संबंध में समझने के लिए हमें 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार को हमें समझना है। तो 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के द्वारा या के तहत भारत में समिति शब्द का प्रयोग किया गया, मतलब क्या? उल्लेख किया गया। जैसे पीएसी पब्लिक अकाउंट कमेटी, मतलब क्या? लोक लेखा समिति। तो इस समिति का गठन का जो चर्चा किया गया है वो कहाँ किया गया है? वो भारतीय कानून, मतलब 1919 जो कानून था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम में पीएसी का चर्चा किया गया। तो हम लोगों ने क्या देखा कि संसदीय समिति का इतिहास कहां से आया? तो 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के द्वारा इसका जरूरत क्यों हुआ? कंट्रोल करने के लिए, व्यवस्थापिका के द्वारा कार्यपालिका के ऊपर कंट्रोल लगाने के लिए। यह क्या है? तो संसद के नियम व प्रक्रियाओं में उल्लेखित या लोकसभा व राज्यसभा के सभापति के द्वारा गठित या निर्देशानुकूल समिति को हम लोग क्या कहते हैं? संसदीय समिति कहते हैं। संसदीय समिति जो है वो कई प्रकार की समितियां होती है। संसद के द्वारा कई प्रकार का समिति का गठन किया जाता है। उतना समिति तो हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन हाँ कुछ प्रमुख समिति के संबंध में हम लोग जानकारी ग्रहण करेंगे जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, जहां से एग्जाम में प्रश्न बनने की संभावना रहती है। तो हम लोग देखते हैं पहले वित्तीय समिति के संबंध में।
जिसको हम लोग फाइनेंशियल कमेटी भी बोलते हैं। वित्तीय समिति के अंतर्गत 3 समितियां आती है। वित्तीय समिति के अंतर्गत 3 समिति आती है। कौन कौन सा? तो पहला पीएसी। पीएसी का मतलब क्या? लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमिटी। दूसरा प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन समिति को ही अनुमान समिति कहते हैं। अनुमान समिति। प्राक्कलन समिति को ही मित व्ययिता समिति कहते हैं। प्राक्कलन समिति को ही किफायती समिति कहते हैं। किफायती समिति, और अंग्रेजी में इसे एस्टीमेट कमिटी कहते हैं। प्राक्कलन समिति को ही अनुमान समिति भी कहते हैं, वित्त मेहता समिति भी कहते हैं, और किफायती समिति भी कहते हैं, और एस्टीमेट कमिटी भी कहते हैं। नंबर 3 लोक उद्यम समिति। लोक उद्यम समिति। लोक उद्यम समिति को ही हम लोग सार्वजनिक उद्यम समिति भी कहते हैं, जिसको हम लोग कोपू कहते हैं। लोक उद्यम समिति या सार्वजनिक उद्यम समिति। तो अब हम लोग सबसे देखते हैं पीएसी, पब्लिक अकाउंट कमिटी। मतलब क्या? लोक लेखा समिति है क्या? लोक लेखा समिति के संबंध में हम लोग जानकारी इकट्ठा करने का प्रयास करेंगे। पीएसी, पीएसी लोक लेखा समिति। इस समिति को समझने से पहले हम एक अनुच्छेद को समझने का प्रयास करेंगे। अनुच्छेद 344। अनुच्छेद 344 में यह लिखा हुआ है कि राजभाषा आयोग का गठन, राजभाषा आयोग का गठन कौन करेगा? तो प्रेसिडेंट, मतलब क्या, राष्ट्रपति करेंगे। किस अनुच्छेद? अनुच्छेद 344 के तहत राजभाषा आयोग का गठन कौन करेंगे? तो राष्ट्रपति महोदय करेंगे। अब आपके मन में आएगा कि आप समिति बताने के साथ साथ आप यह आयोग क्यों बता रहे हैं? तो समिति को समझने से पहले हमें थोड़ा सा इसे समझना पड़ेगा। राजभाषा आयोग का काम क्या है? भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में उल्लेखित 22 भाषाओं, जो 22 भाषा का जो उल्लेख किया गया 8वीं अनुसूची में, उस भाषाओं में शोध करने का और भारत में हिंदी भाषा को प्रोत्साहन देने का राजभाषा आयोग का काम है। मतलब क्या? हिंदी को किस तरह से और अच्छा से इम्प्लीमेंट किया जाए, जिस प्रकार या जैसे पूरे भारत में वो अंग्रेजी की तुलना में अधिक से अधिक वह प्रभावशाली हो। और राजभाषा आयोग यह भी चाहती है कि इंग्लिश का कम से कम, मतलब अंग्रेजी का कम से कम इंडिया में प्रयोग हो। तो राजभाषा में कुल कितने? तो राजभाषा आयोग जो है यह कुल 22 भाषाओं, कहां से 22 भाषाओं? तो 8वीं अनुसूची के अंतर्गत कुल 22 भाषाओं जो होती है उनका यह क्या करती है? उस पर यह शोध करती रहती है। राजभाषा आयोग जो रिपोर्ट देती है, इस रिपोर्ट को देखने के लिए राजभाषा समिति है। बस यहीं से प्रश्न है। अब आपके मन में आएगा कि समिति शब्द का संबंध संविधान में नहीं किया गया है, यह बात सही है, लेकिन एकमात्र समिति है जिसका चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 में किया गया है। किस समिति का? तो राजभाषा समिति का। राजभाषा समिति राजभाषा आयोग के द्वारा दिए गए रिपोर्ट का निरीक्षण करता है, और राजभाषा समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं। राजभाषा समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं, और राजभाषा समिति का जो कार्य है उस 22 भाषाओं का निरीक्षण करना है, उसकी जांच करना है। तो अब आपसे कभी पूछा जाए क्या
भारत के संविधान में समिति शब्द का चर्चा है, हम बोलेंगे यस है। कहाँ है? तो आर्टिकल 344 में है। तो अब देखते हैं पीएसी, लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति में कुल मेंबरों की संख्या होती है कितनी? तो 22। लोक लेखा समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 22। 15 सदस्य होता है कहां से? लोकसभा से। और 7 सदस्य कहां से? तो राज्यसभा से। लोक लेखा समिति में 15 सदस्य लोकसभा से, 7 सदस्य कहां से? राज्यसभा से। टोटल सदस्यों की संख्या कितनी? तो 22। लोक लेखा समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 22। 7 राज्यसभा, 15 लोकसभा। अब रहा कि लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष 1967 से क्या कर दिया गया? तो विपक्षी दल का जो नेता होगा, जैसे अभी वर्तमान में कांग्रेस के नेता है कौन लोकसभा में? तो अधीर रंजन चौधरी जी, वह पीएसी के अध्यक्ष होंगे। लेकिन यहाँ से प्रश्न बनेगा कि पीएसी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा स्पीकर के द्वारा किया जाता है, लेकिन वह लोकसभा का सदस्य ही होगा, उसे ही उसका अध्यक्ष बनाया जाएगा। दूसरी बात, पब्लिक अकाउंट कमेटी लोक लेखा समिति का कोई भी मंत्री मेंबर नहीं होगा। लोक लेखा समिति का सदस्य कोई भी मेंबर नहीं होगा। लोक लेखा समिति के सदस्यों का जो कार्यकाल है वह 1 वर्ष का होता है। लोक लेखा समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो लोक लेखा समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष होता है। अब यहाँ पर फिर मन प्रश्न आएगा कि लोक लेखा समिति का काम क्या है? तो लोक लेखा समिति जो है CAG कैग जो रिपोर्ट देता है किसे? राष्ट्रपति को। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यह एक क्या है? यह एक संवैधानिक पद है। इसका चर्चा भारतीय संविधान में किया गया है। कैग सरकार के खर्चों को मतलब क्या ऑडिटिंग करता है। यह क्या करता है? तो यह ऑडिटिंग का कार्य करता है और यह अपना रिपोर्ट किसे देता है? यह अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति महोदय उस रिपोर्ट को क्या करते हैं? संसद में रखवाते हैं। राष्ट्रपति महोदय के द्वारा कैग के द्वारा उपलब्ध कराए गए रिपोर्ट को संसद में रखवाया जाता है और संसद में रखने के बाद संसद में क्या किया जाता है? उस रिपोर्ट को किसके पास? तो पीएसी के पास भेज दिया जाता है, पब्लिक अकाउंट कमेटी के पास। कैग की रिपोर्ट का परीक्षण करता है कौन? पीएसी, पब्लिक अकाउंट कमेटी। और समय समय पर पीएसी को जहां यह लगे कि यह बात मेरे समझ में नहीं आ रहा है तो वह कैग को अपने पास बुला सकता है। कौन? पीएसी। किसको बुला सकता है? कैग को। इस कारण से पीएसी को कैग का मार्गदर्शक, फिलोसफर, उसके बाद दार्शनिक और एक गाइडर बोला गया है। पीएसी रिपोर्ट जांच करती है किसकी रिपोर्ट को? तो कैग की रिपोर्ट को। तो हम लोगों ने देखा कि पब्लिक अकाउंट कमेटी के संबंध में। अब हम लोग देखते हैं प्राक्कलन समिति। तो कैग की रिपोर्ट को कौन जांचता है? तो पीएसी कैग की रिपोर्ट को जांचता है। कैग की रिपोर्ट को पार्लियामेंट में कौन रखवाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा कैग की रिपोर्ट को पार्लियामेंट में रखवाया जाता है। नंबर 2, प्राक्कलन या अनुमान समिति। या अनुमान समिति। प्राक्कलन समिति या अनुमान समिति या किफायती समिति या एस्टीमेट कमेटी या मितव्ययिता कमेटी, एस्टीमेट कमेटी बोला जाता है। तो प्राक्कलन समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? प्राक्कलन समिति में कुल सदस्यों प्राक्कलन समिति जो है, प्राक्कलन समिति का गठन भारत के आजादी होने के बाद किया गया, जबकि लोक लेखा समिति का गठन भारत के आजादी से पहले किया गया था।
लोक लेखा कमेटी का गठन हम लोगों ने चर्चा किया था 1919 मॉन्टेग्यू चेफोर्ड अधिनियम के तहत हुआ, लेकिन कब हुआ जब पूछे वर्ष तो 1921 में लोक लेखा समिति का गठन किया गया, जबकि अनुमान समिति या एस्टीमेट कमेटी का जो गठन किया गया 1950 में किया गया। किसके सिफारिश पर जब पूछे पहली बार तो जॉन मथाई के सिफारिश पर प्राक्कलन समिति का गठन किया गया भारत के आजादी के तत्पश्चात 1950 में। अब रहा फिर अनुमान समिति या प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है। प्राक्कलन समिति में पहले 25 सदस्य होता था, पहले 25 सदस्य, लेकिन 1956 से इसमें कुल 30 सदस्य। प्राक्कलन समिति में प्रारंभ में कुल कितना सदस्य था तो 25 सदस्य। 1956 से प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य कर दिया गया। अब यहां से फिर आया 30 सदस्य किस सदन का, तो यह 30 के 30 सदस्य लोकसभा के होते हैं। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य कहां से, तो लोकसभा से आता है। प्राक्कलन समिति का कार्यकाल 1 वर्ष होता है। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के स्पीकर के द्वारा किया जाता है। प्राक्कलन समिति का कोई भी मेंबर मंत्री नहीं होगा, मतलब क्या, प्राक्कलन समिति का सदस्य कोई मंत्री नहीं बन सकता है। अब बात रहा कि प्राक्कलन समिति का कार्य क्या है। प्राक्कलन या अनुमान शब्द ही देख रहे हैं, तो भारत सरकार के द्वारा जब बजट रखा जाता है तो बजट को घटा बढ़ाकर बताया जाता है। तो इसे देखने के लिए, इसे जांच करने के लिए इस समिति का गठन किया गया। अब यहाँ पर से फिर एक मन प्रश्न आएगा कि अनुमान समिति में या प्राक्कलन समिति में या मितव्ययिता समिति में 30 सदस्य सिर्फ और सिर्फ लोकसभा से ही क्यों लिया गया है। कारण क्या है, बजट किसका होता है, हम लोगों का। क्यों हम लोगों का? बजट का मतलब होता है, आप लोग अनुच्छेद 109 हम बताए थे जब हम लोकसभा पढ़ाए थे। अनुच्छेद 109 में यह स्पष्ट बता दिया गया है कि मनी बिल को कभी भी राज्यसभा में पहले इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा। मतलब क्या, मनी बिल को राज्यसभा में पहले प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। मनी बिल मतलब बजट जो होगा, उस बजट में क्या होता है, आम नागरिकों से संबंधित टैक्स को घटाया जा सकता है या टैक्स को बढ़ाया जा सकता है या किसी टैक्स को खत्म किया जा सकता है। मतलब क्या, वह आम नागरिकों से जुड़ा हुआ है और आम नागरिकों के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि कहाँ बैठता है, लोकसभा में। इस कारण से इस प्राक्कलन समिति के जो 30 मेंबर लोकसभा से होते हैं, इसका कारण यही है। क्यों? इसका काम है बजट का जो अनुमान लगाया भारत सरकार, उसे जांच करना और बजट किस पर डालता है, आम नागरिकों पर। इस कारण से इसके मेंबर लोकसभा से ही चुने जाते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा, इसका गठन 1950 में था। किसके सिफारिश पर, जॉन मथाई की सिफारिश पर। इसके समिति का कार्यकाल कितना होता है, 1 साल। इसका अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, लोकसभा स्पीकर। इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं, 30। पहले कितना था प्रारंभ में, 25। कब से 30 कर दिया गया, तो 1956। इसका कार्य क्या है, तो बजट के अनुमान जो गवर्नमेंट लगाता है उसकी जांच परीक्षण करना। सार्वजनिक उद्यम समिति या लोक उद्यम समिति, कहने का क्या मतलब है, वैसा कार्यालय। सार्वजनिक उद्यम का मतलब क्या है, जिसमें या जो सरकार के द्वारा स्थापित हो या उसमें जो कार्य करने वाले कर्मचारी हो, अधिकारी हो, वह सरकार के हो। उस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस जो भी हो वो भारत सरकार का हो, उस प्रकार के उद्यम को हम लोग सार्वजनिक उद्यम या लोक उद्यम समिति बोलते हैं। लोक उद्यम समिति का सिफारिश 1964 में कृष्ण मेनन समिति के सिफारिश पर
सार्वजनिक उद्यम समिति का गठन किया गया। सार्वजनिक उद्यम का मतलब हमने बताया। अब एक दो एग्जांपल ले लीजिए कौन कौन सार्वजनिक उद्यम है गवर्नमेंट का, जैसे सेल, SAIL सेल, भेल, गेल, IOCL, HTML, यह सारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, यह सारा जो उद्यम है, यह सभी का सभी क्या है, भारत सरकार का है। तो कृष्ण मेनन समिति के सिफारिश पर 1964 में सार्वजनिक उद्यम समिति का गठन किया गया। सार्वजनिक उद्यम समिति में 15 सदस्य लोकसभा के, 7 सदस्य राज्यसभा के। तो सार्वजनिक उद्यम समिति में कुल मेंबर की संख्या कितनी होती है? 15, 7, 22। इसका अध्यक्ष भी लोकसभा से ही होगा और इसके अध्यक्ष की नियुक्ति भी कौन करेगा? लोकसभा स्पीकर के द्वारा ही किया जाएगा। सार्वजनिक उद्यम समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 1 वर्ष होता है। अब रहा कि जो इसका कार्य क्या है, तो कैग जो है अपना रिपोर्ट 2 भागों में डिवाइड करके देती है सरकार को। एक तो वह सरकार के खर्चों का ब्यौरा देती है और कैग के द्वारा ही भारत सरकार के सार्वजनिक उद्यमों में जो खर्चा होती है उसका भी रिपोर्ट उसे दिया जाता है। भारत सरकार मतलब क्या, राष्ट्रपति प्रस्तुत करता है कैग। उस रिपोर्ट की जांच मतलब क्या, सार्वजनिक उद्यमों मतलब क्या, कैग के द्वारा सार्वजनिक उद्यमों से संबंधित प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदनों को जांच करने का कार्य कौन करता है? तो सार्वजनिक उद्यम समिति। आज हम लोगों ने संसदीय समिति में 3 समिति को देखने का प्रयास किया और संसदीय प्रक्रिया का वीडियो या भाग नंबर 4 है यह, और हम उम्मीद करते हैं कि इन सारी समितियों को समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आपसे 1-2 प्रश्न क्या आता है। पहला प्रश्न है आपका, प्राक्कलन समिति का गठन किस कमेटी के सिफारिश पर या किसके सिफारिश पर किया गया? दूसरा प्रश्न है, सार्वजनिक उद्यम समिति का गठन कृष्ण मेनन समिति के सिफारिश पर कब किया गया? और कृष्ण मेनन हमारे देश में एक मंत्री पद, केंद्रीय मंत्री पद पे भी रह चुके हैं, वह किस मंत्री पद पर थे? और लास्ट प्रश्न यह है, कैग अपना रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है? धन्यवाद।